हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द फिफ्थ लेक्चर। ये मेरा पांचवा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोलॉजी। 4 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय फिफ्थ लेक्चर वीडियो। ये मेरा पांचवा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछले 4 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च होती क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथोलॉजी दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड रिसर्च कितने टाइप की होती है। एंड रिसर्च का टाइप मैंने बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिसर्च का टाइप क्या है एंड रिसर्च का प्रोसेस, ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर करके जाइएगा। तो ये दोनों टॉपिक भी मैंने सेपरेट वीडियो में कवर किया है कि रिसर्च कितने टाइप की होती है एंड रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है। एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सैंपल डिजाइन एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम ये जो 2 टॉपिक हैं ये डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ द गुड रिसर्च, यानी गुड रिसर्च का क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कब हम कह सकते हैं कि दिस रिसर्च इज गुड। ये कोई जो रिसर्च है वो सही रिसर्च है, गुड रिसर्च है, हम कब कह सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे दैट इज द प्रॉब्लम फेस बाय रिसर्चर इन इंडिया। इंडिया में जो रिसर्चर हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये 2 टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च यानी कब हम कह सकते हैं कि ये जो रिसर्च है वो सही है, गुड रिसर्च है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है। तो 4 पॉइंट्स बताए गए हैं कि 4 पॉइंट्स होते हैं एक अच्छी रिसर्च में, ये 4 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, क्राइटेरिया बोलिए चाहे कह लीजिए क्या होना चाहिए एक गुड रिसर्च में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज गुड रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिक। एक अच्छी जो रिसर्च होती है उसका सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि इट शुड बी सिस्टमैटिक। एक अच्छी रिसर्च क्या होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए। सिस्टमैटिक मतलब क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होने चाहिए जो उस रिसर्च में फॉलो हो। ठीक है, उस रिसर्च में कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप है वो फॉलो होके वो रिसर्च होनी चाहिए। देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। रिसर्च में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ पहले से डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि वो जो रिसर्च है दैट इज गुड। ठीक है, अगर वो रिसर्च सिस्टमैटिक है तो। सिस्टमैटिक मतलब कि रिसर्च जो है एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर्ड ढांचे के तहत उस रिसर्च को किया गया है। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में सीक्वेंस ऑफ स्टेप को फॉलो करते हुए उस रिसर्च को किया गया है। ठीक, और ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप में कह रही हूं ये हम क्या पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था ना रिसर्च का प्रोसेस, हमने पढ़ा था ना रिसर्च का प्रोसेस। तो रिसर्च का प्रोसेस है क्या, रिसर्च का प्रोसेस ही तो वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जो रिसर्च में किया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई रिसर्च उन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप को फॉलो करते हुए की जा रही है तब हम कह सकते हैं वो रिसर्च क्या है, सिस्टमैटिक है। और अगर कोई रिसर्च सिस्टमैटिक है देन इट इज अ गुड रिसर्च, वो एक सही रिसर्च है, गुड रिसर्च है। ठीक है, चलिए दूसरा जो क्राइटेरिया है एक अच्छी रिसर्च का दैट इज इट शुड बी लॉजिकल। रिसर्च जो है वो लॉजिकल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, देयर शुड बी अ लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, लॉजिकल प्रोसेस के तहत वो रिसर्च की जानी चाहिए। ठीक है, लॉजिकल होगी तभी उस रिसर्च से कुछ मीनिंगफुल निकल पाएगा। ठीक है, अगर कोई रिसर्च लॉजिकल होगी तभी उस रिसर्च से कुछ मीनिंगफुल आउटकम निकल पाएगा। ठीक है, कुछ सही आउटकम तभी उस रिसर्च से आएगा। ठीक है, एंड इसी आउटकम के बेसिस पर डिसीजन लिया जा पाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च दैट रिसर्च शुड बी लॉजिकल। रिसर्च क्या होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, लॉजिकल प्रोसेस के तहत फॉलो करके वो रिसर्च होनी चाहिए। ठीक, तीसरा जो क्राइटेरिया है गुड रिसर्च का दैट इज एम्पिरिकल। जो रिसर्च है वो एम्पिरिकल होनी चाहिए। इसका मतलब एम्पिरिकल मतलब पहले मैं बता देती हूँ। एम्पिरिकल मतलब बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस, ठीक है, उस पे जो बेस्ड होता है ना उसको कहते हैं एम्पिरिकल। तो एक अच्छी रिसर्च वो रिसर्च होती है विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो। ठीक है, जहां पे कुछ रियल सिचुएशन को ऑब्जर्व करके कुछ डेटा वगैरह कलेक्ट किया जा रहा है, उस पर रिसर्च की जा रही है, कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या कुछ एक्सपीरियंस किया गया उसके बेसिस पे डेटा वगैरह कलेक्ट किया गया और उस पर रिसर्च की गई, तो ऐसी रिसर्च को हम कहते हैं गुड रिसर्च। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया। चौथा क्राइटेरिया क्या है, रिप्लिकेबल।
चौथा क्राइटेरिया क्या है, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। चौथा क्राइटेरिया क्या है, रिप्लिकेबल। यानी अच्छी रिसर्च का जो चौथा क्राइटेरिया है, यानी किसी रिसर्च को हम गुड रिसर्च कब कहेंगे, जब वो क्या हो, रिप्लिकेबल। रिप्लिकेबल मतलब, रिप्लिका सुना होगा ना, रिप्लिका मतलब उसकी एग्जैक्ट कॉपी, रिप्लिका कॉपी बनाना, ठीक है। तो रिप्लिकेबल मतलब दैट कैन बी रिप्रोड्यूस। रिप्लिकेबल मतलब क्या है, जिसको हम फिर से रिप्रोड्यूस कर सकें, फिर से बना सकें, तो उसको कहते हैं रिप्लिकेबल, ठीक है। तो अच्छी रिसर्च वो रिसर्च होती है विच कैन बी रिप्लिकेबल, यानी जिसको फिर से रिपीट किया जा सके, फिर से रिप्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। क्योंकि अगर उस रिसर्च को फिर से रिप्रोड्यूस किया, ठीक है, और सेम रिजल्ट आया, तभी तो हम उस रिसर्च को वेरीफाई कर सकते हैं ना, ठीक है। तभी उस रिसर्च को वेरीफाई माना जाएगा ना, कि फिर से उस रिसर्च को किया गया तो सेम रिजल्ट आया, सेम रिजल्ट आया, ठीक है, सेम रिजल्ट आया। तो तभी हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छी रिसर्च है, वो सही रिजल्ट है, सही रिसर्च है, उसका जो रिजल्ट आया है वो सही है, अगर वो रिसर्च वेरीफाई होती है तो। और वेरीफाई कब होगी, व्हेन इट इज रिप्लिकेबल, यानी उसको फिर से अगर किया जाए उस रिसर्च को, तो क्या है, सेम रिजल्ट आए, ठीक है। तो अ गुड रिसर्च शुड बी रिप्लिकेबल, वो रिप्लिकेबल होनी चाहिए, यानी सेम रिजल्ट आना चाहिए। अगर उसको फिर से रिप्लिकेट करें, फिर से रिप्रोड्यूस करें, तो सेम रिजल्ट आए, ठीक है। तो दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च, ये थे 4 क्राइटेरिया एक अच्छी, एक गुड रिसर्च के। कौन कौन से थे क्राइटेरिया, सबसे पहला, रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिक, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, फ्रेमवर्क में रिसर्च की जानी चाहिए, सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो करके रिसर्च की जानी चाहिए, ठीक है, जो रिसर्च प्रोसेस में मैंने आपको बताया था। दूसरा क्या है, लॉजिकल होनी चाहिए, मतलब लॉजिकल प्रोसेस फॉलो करके रिसर्च होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, ठीक है। कोई काम अगर रिसर्च में किया जा रहा है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, ये सब क्लियर होना चाहिए, तभी मीनिंगफुल रिजल्ट आएगा रिसर्च का, ठीक है। रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एंड रिसर्च शुड बी रिप्लिकेबल, वो रिसर्च रिप्लिकेबल होनी चाहिए, मतलब अगर दोबारा फिर से रिप्रोड्यूस किया जाए, फिर से रिसर्च को किया जाए, तो सेम आउटकम आए, ताकि उस रिसर्च को क्या किया जा सके, वेरीफाई, क्या किया जा सके, वेरीफाई, ठीक। तो ये थे 4 क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च, ठीक। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख, यानी जुलाई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूं। ये वीडियो आप मेरे सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम पे, जो मेरा सेकंड चैनल है, उस पे देख रहे हैं, बट मेरे फर्स्ट चैनल पे भी जाके जरूर विजिट करिएगा, जहां पे ये सारे सब्जेक्ट मैंने कवर किए हैं। 700 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे डाल चुकी हूं, तो जरूर इसको रेफर करिएगा। सभी सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने इस चैनल पे बनाई हुई है। और एक बात और है, ये अभी तक है, अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जुलाई 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, और मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है, मेरा फर्स्ट चैनल एंड मेरा सेकंड चैनल, तो जरूर दोनों चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को केवल एक, हमें मोटिवेट करने के लिए आप इतना कर सकते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताते रहा करें कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम फेस बाय रिसर्चर इन इंडिया। इंडिया में जो रिसर्चर हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम, इंडिया में जो रिसर्चर हैं वो सबसे पहली जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दैट इज लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग। लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन द मेथोलॉजी ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च में क्या मेथड यूज करना है, क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो करने, क्या प्रोसेस यूज करना है, ठीक है, वो रिसर्चर को पता ही नहीं है। उसकी लैक ऑफ नॉलेज है, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उनको नॉलेज नहीं है इसकी। तो ये सबसे पहली कमी है, और सबसे पहली प्रॉब्लम है जो रिसर्चर फेस करते हैं, ठीक है। इसीलिए इंडिया में जो कॉम्पिटेंट रिसर्चर्स हैं उनकी कमी है, लेकिन इस डायरेक्शन में अब बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। ये पहले की प्रॉब्लम है। एक चीज और है, ये जो प्रॉब्लम फेस बाय रिसर्चर इन इंडिया, ये एक्चुअली इसमें जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो पहले के पॉइंट्स हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है इतनी ज्यादा नहीं रही है, क्योंकि अब चीजें और एडवांस हो गई हैं। जैसे एक बात कहूं, कि अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं या एमबीए के हैं, ठीक है, या आप पीएचडी
अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जानते होंगे बीबीए में जब थर्ड ईयर में रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो इसीलिए रिसर्च प्रोजेक्ट क्योंकि थर्ड ईयर में बनाया जाता है, इसीलिए सेकेंड ईयर में आप ये आरएम का पेपर पढ़ते हैं। क्यों आरएम का पेपर सेकेंड ईयर में डाला गया है? ताकि आप रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको कम से कम रिसर्च मेथोलॉजी पता हो, ठीक है, रिसर्च करेंगे कैसे वो पता हो। इसीलिए एमबीए में भी जब एमबीए में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया जाता है ना, समर ब्रेक में बनाया जाता है, तो इसीलिए एमबीए में भी फर्स्ट ईयर में आप आरएम का पेपर पढ़ते हैं ताकि आपको रिसर्च मेथोलॉजी पता हो। और ऐसे ही पीएचडी में भी फर्स्ट ईयर में रिसर्च का क्या होता है, कोर्स वर्क होता है। आप आरएम का पेपर पीएचडी का अगर आप कर रहे हैं तो आप आरएम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है। पीएचडी शुरू मतलब रिसर्च अपनी थीसिस वगैरह शुरू करने से पहले आप फर्स्ट ईयर में ही आरएम पढ़ते हैं, ताकि जो रिसर्चर है उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए, ठीक है। जो भी रिसर्च करने जा रहा है, रिसर्च रिपोर्ट बनाने जा रहा है, उसे प्रॉपर नॉलेज हो जाए, ठीक। तो ये इसलिए इस डायरेक्शन में ये काम किया गया है। ये सब जो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे जो मैंने डिस्कस की है ये बुक्स में है, बट ये प्रॉब्लम पहले की थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस टाइप के कदम उठाए गए हैं। इंटरनेट पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। तो अब ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रह गई है, लेकिन एग्जाम में ये पॉइंट आए तो आप ये पॉइंट्स आपको बुक में दिए गए हैं तो आप ये लिखेंगे। सबसे पहला क्या है, लैक ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग, थोड़ी सी रिसर्च ट्रेनिंग की कमी है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। बट इसीलिए आरएम का सिलेबस इंक्लूड किया गया है कैरिकुलम में, डिफरेंट कैरिकुलम में, बीबीए में, एमबीए में, पीएचडी में, बीकॉम वाले भी पढ़ते हैं, ताकि आगे चल के अगर रिसर्च करना हो तो बेसिक रिसर्च की जो मेथोलॉजी है वो स्टूडेंट को पता हो, ठीक। दूसरी जो प्रॉब्लम रिसर्चर फेस करते हैं दैट इज इनसफिशिएंट इंटरेक्शन, insufficient interaction between university research department and business establishment and government department। इसका क्या मतलब है कि देखिए जो रिसर्च की जाती है वो जनरली सोशल इश्यूज जो है, ठीक है, सोशल फैक्टर्स उन पे रिसर्च की जाती है, या किसी बिजनेस से रिलेटेड या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, इन सब टॉपिक पे रिसर्च की जाती है ना। तो उसके लिए डेटा वगैरह चाहिए होगा, ठीक है। उससे उसके लिए बिजनेस या जो गवर्नमेंट है उनसे भी इंटरेक्शन की जरूरत है। बट ये एक कह लीजिए ये एक प्रॉब्लम इंडिया में जो रिसर्चर है वो फेस करता है कि देयर इज एन इनसफिशिएंट इंटरेक्शन। इनसफिशिएंट यानी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है बिटवीन यूनिवर्सिटी रिसर्च डिपार्टमेंट एंड जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो गवर्नमेंट हाउसेज हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। तो इससे क्या है, रिसर्चर अगर कोई डेटा वगैरह चाहिए हो रिसर्चर को, या कोई गाइडेंस चाहिए हो, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन उसको चाहिए हो, तो बहुत ज्यादा नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम रिसर्चर फेस करता है, बहुत ज्यादा उसे सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स से और बिजनेस हाउसेस से नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन इसका एक कारण है, जो अभी कारण अभी आगे के पॉइंट्स में आपको पता चलेगा क्यों नहीं मिल पाता है, ठीक है। तीसरी जो प्रॉब्लम रिसर्चर फेस करता है दैट इज most of the business houses, business units are reluctant in supplying the needed information to researcher, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है आजकल आप जानते हैं फ्रॉड वगैरह ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। तो इसलिए बिजनेस हाउसेस की हम बात करें या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता। और ये इसमें सही बात है, मतलब नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें आजकल आप देखेंगे इतनी सारी चीजें फेक भी हो रही हैं, तो इसलिए जो बिजनेस हाउसेस हैं, बिजनेस यूनिट्स हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि जो वो मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं रिसर्चर को जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की, सॉरी रिसर्चर की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो रिसर्चर को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, वो रिसर्चर के पास ही जा रही है, वो उसका कहीं मिसयूज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम आती है कि जो बिजनेस यूनिट है, ठीक है, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि जो भी वो मटेरियल सप्लाई कर रही है वो रिसर्चर रिसर्च में के पर्पज से ही लेके जा रहा है, उसका मिसयूज तो कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि बिजनेस यूनिट को कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है रिसर्चर पे, ठीक है, इसीलिए बिजनेस यूनिट क्या होती है, रिलक्टेंट होती है, यानी निग्लेक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन रिसर्चर को सप्लाई करने में। तो ये एक प्रॉब्लम रिसर्चर फेस करते हैं, ठीक है। एंड ये कुछ मतलब जेन्युइन भी है, सही बात है, क्योंकि आजकल इतने सारे फेक और फ्रॉड वगैरह इतने बढ़ रहे हैं कि कोई भी अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की या अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर करने के लिए रेडी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम फेस करता है रिसर्चर इंडिया में दैट इज लाइब्रेरीज आर नॉट एबल टू गेट कॉपीज ऑफ ओल्ड एंड न्यू एक्ट या रूल रिपोर्ट एंड अदर गवर्नमेंट पब्लिकेशन इन टाइम। जो लाइब्रेरीज हैं वो अपडेटेड नहीं है। वैसे मैंने बताया ना ये जो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे लिखी है ये आपकी बुक्स में लिखी हुई है ये प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम मतलब कुछ समय पहले की है, कुछ सालों पहले की है। अब क्योंकि आपने देखा कोरोना टाइम में सारी चीजें इतनी तेजी से डिजिटलाइजेशन हुआ है हर चीज का, तो अब ये प्रॉब्लम इतनी नहीं रह गई है।
आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन लाइब्रेरीज हो गई हैं और भी बहुत सारे मोड हो गए हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, रिसर्चर काफी हद तक लाइब्रेरी पे ही, अपने कॉलेज की या जो भी लाइब्रेरी होती थी उसी पे डिपेंडेंट था। कोई भी उसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी, नए एक्ट से रिलेटेड, रूल से रिलेटेड, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट था। तो तब की ये प्रॉब्लम लिखी हुई है कि ऑन टाइम जो भी गवर्नमेंट के पब्लिकेशन है, नए रूल रेगुलेशन से रिलेटेड, नए एक्ट से रिलेटेड, वो बहुत मतलब वो लेट आते थे लाइब्रेरी में उनकी कॉपीज नहीं मिल पाती थी, ठीक है। तो ये एक रिसर्चर एक प्रॉब्लम फेस करता था, लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन है तो इजिली चीजें अवेलेबल है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम रिसर्चर फेस करता है, दैट इज डिफिकल्टी ऑफ टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिश डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। वही सेम बात है कि गवर्नमेंट या अदर एजेंसीज से जो भी डेटा वगैरह रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, कुछ भी नया डेटा, कुछ भी नया पब्लिकेशन हो रहा है, कुछ भी नए रूल रेगुलेशन वगैरह कुछ भी आ रहे हैं, वो टाइमली रिसर्चर को अवेलेबल नहीं हो पाता था, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रिसर्चर बहुत फेस करता था। लेकिन अब ये क्योंकि इतना तेजी से इंटरनेट कह लीजिए एरा में हम हैं, इतना तेजी से अब इंटरनेट का यूज हो रहा है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन का समय आ गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो अब ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा नहीं रही है। लेकिन आपको एग्जाम में आएगा तो आपको यही यही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। और आपकी बुक्स में भी एक बार ये पढ़ने के बाद आप अपनी बुक भी रेफर करिएगा, बुक्स में भी ऑलमोस्ट हर बुक में यही सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक। तो चलिए, दीज वेर द प्रॉब्लम विच इज फेस बाय रिसर्चर इन इंडिया। इंडिया में जो रिसर्चर थे वो ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ठीक है, कर रहे हैं, राइट। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और इसी के साथ हमारा जो रिसर्च मेथोलॉजी का यूनिट 1 है वो फिनिश होता है। अब हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट उठाएंगे, ठीक है। तब तक इतना पढ़ के रखिएगा, ठीक है। एंड प्लीज लेक्चर को लाइक कर दिया करिए, मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक एक कमेंट पढ़ के, एक एक लाइक को देख के, ठीक है। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।